टाइम ही नहीं मिला कुछ सामान उठाने के लिए। 10-15 मिनट के अंदर हम जो चीज एक दो चीज ऊपर लेके गया और आदमी लोग हम सब छत के ऊपर चला गया। क्या 75 मौतें सिर्फ एक आंकड़ा है या हमारी सामूहिक खामोशी का सच? क्या असम में मरने वाले 75 लोग सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा बनकर रह गए हैं? लगभग 4 लाख लोग इस आपदा का सामना कर रहे हैं। क्या इतनी बड़ी तबाही के बाद भी हम चंद पन्नों और सोशल मीडिया की फीड से आगे बढ़ जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब मुख्यमंत्री खुद ये मान रहे हैं कि करीब 80,000 लोगों तक सरकारी मदद पहुंची ही नहीं, तो फिर उन बेसहारा जिंदगियों का हिसाब कौन देगा जिनकी गिनती तक नहीं हो पाई? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज हम बात करेंगे आसाम में आई तबाही की। शायद इन सवालों से आपका सामना कम ही हुआ हो, क्योंकि दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की दूरी अक्सर खबरों की दुनिया में बहुत ज्यादा हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि शिवसागर, चराईदेव और जोराहाट भी हमारे अपने हैं, जो आज पानी में डूब रहे हैं और देश के बाकी हिस्सों से कट रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट और सब कुछ खत्म। इस आपदा का शिकार हुए परिवारों का दर्द रूह कपा देने वाला है। बचने वाले लोग बताते हैं कि उनके पास संभलने के लिए केवल 15 मिनट का वक्त था, ये तय करने के लिए कि घर से किसे बचाएं, क्या सामान उठाएं और किधर भागें। कई गांवों में पानी 10 मीटर से ऊपर बह निकला, जहां के बाशिंदों ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी भयानक बाढ़ कभी नहीं देखी थी। चराईदेव के रकवा अभयपुरी गांव के रोहिणी दुबरा के परिवार पर जो प्रलय टूटी, वह दिल को झंझोर देने के लिए काफी है। 21 जुलाई की शाम अचानक उनके घर में सैलाब आ गया। भागने की भगदड़ में पत्नी और बेटी तेज धार में बह गईं। उन्हें बचाने के लिए दोनों बेटे भी पानी में कूद पड़े और कुछ ही पलों में पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। ये भी सच है कि सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया। राहत अभियान लगातार चल रहे हैं, लेकिन राहत और तैयारी में फर्क होता है। प्रशासन की तरफ से पहले यह तर्क दिया गया कि नागालैंड में बादल फटने के कारण यह प्रलय आई, लेकिन मौसम विभाग साफ कह चुका है कि पूर्वोत्तर के लिए इतनी भारी बारिश कोई नई बात नहीं है। फिर अगर बारिश नई बात नहीं है तो तबाही इतनी नई कैसे हो जाती है? अगर खतरा पहले से मालूम था तो तैयारी उतनी मजबूत क्यों नहीं थी? और ऐसे में इस तबाही का पूरा ठीकरा प्रकृति के सिर फोड़ देना कहां तक न्याय संगत है? हर साल वही तस्वीर क्यों दोहराई जाती है? असम की भौगोलिक बनावट एक थाली जैसी है, 3 तरफ पहाड़ और बीच में मैदान। पहाड़ों का सारा पानी बहकर इसी घाटी में आता है, लेकिन इस प्राकृतिक चुनौती को इंसानी भूलों ने और भी घातक बना दिया है। जर्जर और कमजोर तटबंध। 1994 में जो मिट्टी की दीवारें बाढ़ रोकने के लिए बनाई गई थी, वे आज भी मुख्य सहारा है। जल संसाधन मंत्री खुद विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य के करीब 4800 किलोमीटर तटबंधों में से 3000 किलोमीटर अपनी ताकत खो चुके हैं। विकास के नाम पर रुकावट है। ऊंची सड़कें और छोटे आकार के पुल पानी के कुदरती बहाव को रोक रहे हैं, जिससे सड़कें खुद एक नए बांध की तरह पानी को रोक कर रखती हैं। सिकुड़ते हुए जल स्रोत, जो दलदली जमीनें पहले अतिरिक्त पानी को सोख लिया करती थी, वहां अनियोजित विकास के कारण पानी अब सीधे रिहायशी बस्तियों में घुस रहा है। पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है और यही सबसे खतरनाक दौर होता है, क्योंकि पानी उतरते ही कैमरे और खबरें भी गायब होने लगती हैं। खेतों पर जमी बालू की मोटी परत किसानों की बर्बादी की नई दास्तां कह रही है। और अंत में मेरे कुछ सवाल हैं। यदि बारिश अकेली वजह नहीं है, तो सिस्टम की इन पुरानी और गंभीर लापरवाहियों की जिम्मेदारी किसकी है? हर साल बाढ़ नियंत्रण और तटबंधों के नाम पर करोड़ों खर्च होने वाले रुपए का फंड आखिर जाता कहां है? क्या असम के लोगों का जीवन हर साल यूं ही बेबसी और सिर्फ आंकड़ों में सिमट कर रह जाएगा? और ये सवाल किसी एक सरकार से नहीं है, ये सवाल उस पूरी व्यवस्था से है जो दशकों से असम को हर साल बाढ़ के भरोसे छोड़ देती है, और न जाने असम के कितने परिवार यूं ही पानी में बह जाते हैं।
आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही सच्ची और निष्पक्ष खबर के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।